वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे चालक एवं विद्युत रोधी। तो देखो, विद्युत चालन के आधार पर हम चालकों का वर्गीकरण जो मुख्यतः 3 भागों में करते हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। पर अभी हम यहाँ पर केवल चालक और विद्युत रोधी ही देखेंगे। अर्धचालक स्पेशल चैप्टर हमें है लास्ट में। तो अभी हम देखते हैं चालक। चालक क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनमें विद्युत का आवेश वाहन आसानी से हो सकता है, मतलब जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे कि सभी धातुओं जो होती हैं, मानव शरीर भी जो होता है, ये सब विद्युत के क्या है? चालक है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये भी सब विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इनमें से आवेश जो है आसानी से प्रवाहित हो सकता है और इनमें से विद्युत का प्रवाह होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है। आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी जो है विद्युत की चालक होती है। चालक में चांदी जो होती है सर्वोत्तम चालक है, क्योंकि इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसलिए जितनी भी धातु हैं उनमें चांदी जो होती है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक मानी जाती है। अगला पॉइंट है विद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, जिनमें से विद्युत का कोई प्रवाह नहीं हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। इनमें से विद्युत का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर उपस्थित होते ही नहीं है, या ये कह लें कि इनमें किसी भी तरीके से आप मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ही नहीं सकते, इसलिए इनमें विद्युत का प्रवाह हो ही नहीं सकता। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे लकड़ी, मोम, कागज, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं विद्युत रोधी, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, होती ही नहीं है, और इसलिए इनमें से विद्युत का प्रवाह हम किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए नाम से पता चल रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बद्ध एवं स्वतंत्र आवेश। देखिए, हम देखते हैं कि चालकों में जो है बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इन्हीं के कारण जो है चालकों में विद्युत का वहन हो सकता है, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम स्वतंत्र आवेश कहते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र आवेश क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश। क्योंकि ये जो होते हैं ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये पूरे क्रिस्टल में जो है घूमते हैं, पूरे धातु में जो है किसी भी दिशा में जा सकते हैं। पर यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सदैव नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर गति करते हैं, क्योंकि ये धनात्मक की ओर आकर्षित होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि वो जहां नेगेटिव होता है वहां रहना नहीं चाहते हैं, और वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की वास्तव में कमी होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो स्वतंत्र आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम स्वतंत्र आवेश कहते हैं, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्यों भाई? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र सदैव पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर विद्यमान होता है, और ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं, क्योंकि जहां कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की ये वहीं जाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये गति करते हैं, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश कहते हैं। तो स्वतंत्र आवेश क्या हो गए? वे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में
गति कर सकते हैं, उन्हें हम स्वतंत्र आवेश कहते हैं। अगला पॉइंट है बद्ध आवेश। नाम से हमें पता चल रहा है कि बद्ध आवेश क्या होते हैं। बद्ध यानी बंधे हुए। इलेक्ट्रॉन्स जिन परमाणुओं से अलग होते हैं, भाई देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप अकेले इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व है नहीं, ये तो परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो जैसे कि ये कोई आप एग्जांपल ले लो, ये कोई परमाणु है ना, इसके चारों तरफ बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स मान लो घूम रहे हैं, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज्यादातर जितनी बाहरी कक्षाएं होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मुक्त नहीं होते क्योंकि वो तीव्र आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वही मुक्त होते हैं जो बाहरी कक्षाओं में स्थित होते हैं। तो बाहरी कक्षाओं में जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मान लो मुक्त होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो पूरा परमाणु है ये क्या हो जाएगा बच्चों, धनावेशित बन जाएगा या धनायन बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा धनायन। तो इलेक्ट्रॉन्स जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे परमाणु स्वतः क्या बन जाते हैं, धनायन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इन पे अपने आप धनात्मक आवेश बढ़ गया, अपने आप बढ़ा। इलेक्ट्रॉन वास्तव में कम हुए, धनात्मक आवेश वैसे नहीं बढ़ा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसलिए इनमें धनात्मक आवेश बढ़ गया है और इसीलिए ये क्या बन गए हैं, धनावेशित बन गए, धनायन बन गए हैं। पर चूंकि आप देखिए, आप समझिए कि ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो काफी हल्के होते हैं, इनका वेट बहुत कम होता है, लेकिन परमाणु वास्तव में इसमें से केवल इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो परमाणु जो होता है ये धनायन होता है और ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत किसी भी दिशा में ये गति कर ही नहीं सकते, एक ही जगह पर ये स्थिर रहते हैं और इसीलिए इन्हें बद्ध यानी बंधे हुए आवेश कहते हैं। ये जो है कहीं भी हिल नहीं सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बद्ध आवेश, मतलब बंधे हुए, बाउंडेड चार्ज कहते हैं, बाउंडेड यानी बंधे हुए बद्ध आवेश। तो बद्ध आवेश कौन से हो गए बच्चों, कि वे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तथा वे धनायन बन जाते हैं, परंतु वे विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में किसी भी दिशा में गति नहीं कर पाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। चूंकि ये बंधे होते हैं, ये स्थिर होते हैं, ये गति नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए बद्ध आवेश। अब हमारा अगला पॉइंट है पराविद्युत के प्रकार। आज हम जो पूरा पॉइंट पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पॉइंट है। अगला पॉइंट है पराविद्युत के प्रकार। पहले हम देख लेते हैं पराविद्युत क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत का वाहन नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पराविद्युत कहते हैं। इनमें से विद्युत का वाहन नहीं होता है, परंतु जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बच्चों तो ये क्या होने लगते हैं, आवेशित हो जाते हैं, यानी ये विद्युत प्रभाव के गुणों को दर्शाने लगते हैं और इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं या अर्थात डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का वाहन नहीं होता है, मतलब विद्युत प्रवाहित नहीं होती। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का वाहन नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे हम, बहुत आसान है। कोई भी बिल्कुल एक जैसी दो प्लेट्स लो, एक प्लेट को बैटरी का पॉजिटिव जोड़ो और दूसरी प्लेट को बैटरी का नेगेटिव जोड़ो, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र में अगर हम इस पराविद्युत को रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पराविद्युत, ठीक है। तो पराविद्युत क्या होते हैं बच्चों, वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते नहीं है, पर जिनमें विद्युत का वाहन संभव नहीं है, परंतु विद्युत क्षेत्र में जब हम इन्हें रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव के गुणों को दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, मोम,
लकड़ी, कागज आदि, ठीक है, एक्सेट्रा, मोम, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी आदि। अब परावैद्युत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय परावैद्युत। अब हम इसका प्रकार देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत। तो परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय। ध्रुवीय इसे हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, ध्रुवीय यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, दूसरा होता है अध्रुवीय यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में हम पहले जानेंगे। तो देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, आप जानते हैं कि ये परावैद्युत, इनमें तो विद्युत का प्रवाह होता नहीं है, पर ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, जैसे पहले एक बात हमें समझना जरूरी है कि परमाणु के नाभिक में तो धनात्मक आवेशित प्रोटॉन होते हैं और आवेश रहित न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो एक ऐसा बिंदु हम मान सकते हैं कि जिस पर पूरा की पूरा धनात्मक आवेश जो है ये हम मानेंगे कि विद्यमान है, ठीक है। और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बिखरे हुए हैं तो एक ऐसा हम बिंदु मान सकते हैं जिस पर संपूर्ण ऋणात्मक आवेश विद्यमान है। तो जैसे कि हमने माना कि ये एक बिंदु है, इस पर धनात्मक आवेश का हम केंद्र कहेंगे और ये बिंदु आप मान लो, इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि हम द्रव्यमान मानते हैं, द्रव्यमान केंद्र मानते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता नहीं है पर हम इसको अनुभव जरूर करते हैं, ऐसा कोई बना होता नहीं है पॉइंट किसी भी मास में, द्रव्यमान में, पर हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वह एक इमेजिनरी या काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर कि किसी भी पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पर धनात्मक आवेश का केंद्र क्या होगा कि एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट आप मानिए कि जिस पर पूरा की पूरा धनात्मक आवेश केंद्रित है। इसी तरीके से ऋणात्मक आवेश का केंद्र, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो संपूर्ण हमें मानेंगे कि एक ऐसा बिंदु है जिस पर पूरा की पूरा ऋणात्मक आवेश जो है विद्यमान है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऋणात्मक आवेश का केंद्र। ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि धनात्मक आवेश का केंद्र यानी कि एक ऐसा बिंदु मान लीजिए आप, यहाँ जैसे मैंने एक बिंदु ए बनाया है, इसको नाम दे देती हूँ मैं कि ये ए जो है ये धनात्मक आवेश का केंद्र है। बहुत ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर हम पूरा की पूरा जो धनात्मक आवेश है उसको केंद्रित मान सकते हैं। पूरा की पूरा धनात्मक आवेश यानी परमाणुओं के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उस पर धनावेश होता है, तो हम मानेंगे कि ऐसा बिंदु है जिस पर पूरे के पूरे प्रोटॉनों का धनावेश समाया हुआ है। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश का केंद्र की एक ऐसा बिंदु जिसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ऋणात्मक आवेश है वो विद्यमान है। तो ये होंगे, एक होगा धनात्मक आवेश का केंद्र, ए से मैंने दर्शाया है, दूसरा है बी से दर्शाया ऋणात्मक आवेश का केंद्र। तो वे पराविद्युत जिनमें, ध्यान दीजिए कि वे पराविद्युत जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती मतलब कि दोनों एक दूसरे पर कोलाइड नहीं होते, मतलब ए और बी में कुछ अंतर होता है, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, कुछ अंतर होता है। किनमें, धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र क्या होता है, इनमें अंतर यानी संपाती नहीं होते हैं। ऐसे पराविद्युत को हम क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं कि वे पराविद्युत जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर होता है, ऐसे पराविद्युत को हम ध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत का नेट आवेश तो शून्य होगा। कैसे, जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। इसलिए इनका नेट आवेश कितना होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है ना। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्या, नहीं, वो होता है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्यों भाई? क्योंकि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के केंद्र में थोड़ा बहुत अंतर यानी उनके बीच में कुछ दूरी होती है। और आप जानते हैं कि जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक अगर कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका कोई भी एक आवेश ले लो, क्योंकि दोनों के मान बराबर है, इनटू इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे हम, इनका गुणनफल करेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के केंद्र में कुछ अंतर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर संपाती नहीं हो रहे हैं और इसीलिए इनका नेट आवेश तो शून्य होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, शून्य नहीं होता, इसलिए इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आप समझ गए इसमें इंपॉर्टेंट कि ध्रुवीय पराविद्युत में इंपॉर्टेंट क्या है कि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, इसीलिए इनका नेट आवेश तो शून्य होता है, लेकिन इनका कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और अगला पॉइंट, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों? H2O यानी पानी, HCl, ये सब जो है ये ध्रुवीय पराविद्युत होते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे अध्रुवीय पराविद्युत। अगला हमारा पॉइंट है अध्रुवीय पराविद्युत। नेक्स्ट टॉपिक इज अध्रुवीय, इसे कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए अध्रुवीय जस्ट उल्टा होगा कि धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र, ध्रुवीय में दोनों के बीच में कुछ अंतर था, लेकिन अध्रुवीय पराविद्युत में धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र संपाती होते हैं। यानी वहां हमने जो दो बिंदु बनाए थे ए और बी, मैंने पिछली बार बनाए थे, ए को हमने कहा था धनात्मक आवेश का केंद्र, यानी क्या है बच्चों? ये जिस पर पूरा की पूरा धनावेश समाया हुआ है। और बी क्या है बच्चों? ऋणात्मक आवेश का केंद्र, अर्थात क्या है? ये एक वह इमेजिनरी बिंदु है जिस पर हम मान सकते हैं कि पूरा की पूरा ऋणात्मक आवेश समाया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश का केंद्र। इसे मैंने चित्र में बी से दर्शाया है। लेकिन जो अध्रुवीय पराविद्युत होते हैं इनमें दोनों ए और बी ये एक दूसरे पर विद्यमान होते हैं। देखिए ये चित्र मैंने बनाया है, दोनों संपाती हैं, ए और बी दोनों क्या है? संपाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए आप ए और यहीं पर बी है, ठीक है, जहां पर ए है वहीं पर बी है, तो इसका मतलब क्या है? धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र इनमें संपाती होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि अध्रुवीय पराविद्युत में क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश का केंद्र और नेगेटिव आवेश का केंद्र क्या होते हैं बच्चों? संपाती होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर विद्यमान होते हैं, ऑन साइड होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। अगला पॉइंट है कि इनका भी नेट आवेश तो शून्य ही होगा भाई, नेट आवेश शून्य होगा और इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक में कोई दूरी है ही नहीं। दूरी जीरो होगी तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? जीरो होगा। तो इनका नेट आवेश तो शून्य होगा। क्यों भाई? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा, इसलिए इनका नेट आवेश कितना होता है? शून्य होता है। और इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र में कोई भी अंतर नहीं होता, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है? शून्य होता है। और इनके एग्जांपल्स क्या है? H2N2O2, ये जो गैसेस हैं ये सब क्या होती हैं? अध्रुवीय पराविद्युत होती, ये सब जो है इनके एग्जांपल्स हैं। तो अध्रुवीय पराविद्युत क्या होते हैं कि ये वे पराविद्युत होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र दोनों परस्पर संपाती होते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, इसलिए इनका नेट आवेश शून्य होता है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? H2N2 और O2। तो ये था अध्रुवीय पराविद्युत। अब अगला पॉइंट है पराविद्युत का ध्रुवण।
इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, पराविद्युत का ध्रुवण। तो अब देखिए, पराविद्युत को हम जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, पराविद्युत आप जानते हैं कि ये विद्युत के प्रभाव को तो दर्शाते हैं, इनमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। जब इसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण, यानी इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना या बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने पर इनके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी क्रिया को हम पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। इसको हम समझते हैं कि देखिए, हम दो प्लेट्स ले रहे हैं, ए और ये बी, ठीक है। इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश, ठीक है। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है तो इसमें पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से जोड़ा है तो नेगेटिव। इसके बीच में हम PQRS एक गुटका रखते हैं जो पराविद्युत है, पराविद्युत, ठीक है। कोई लकड़ी का टुकड़ा है मान लो, ये प्लेटें हैं, ये चालक प्लेटें हैं। तो देखिए, पहले हमने पराविद्युत रखा भी नहीं था, तब इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ था बच्चों, E0, जिसकी दिशा क्या थी, विद्युत क्षेत्र सदैव पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर विद्यमान होता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है इसकी दिशा क्या थी, E0, ठीक है, E0। और ये जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उत्पन्न हुआ है। जैसे ही हम इसमें एक पराविद्युत रखते हैं, PQRS गुटका रखते हैं, तो इस गुटके के अंदर भी क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। असल में क्या होगा कि यहाँ पर इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। तो प्रेरण के कारण क्या होगा, इसमें भी भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ कमी है तो वो यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो वो सब इसके पास वाले सिरे पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वाला जो सिरा बन जाएगा, ये अपने आप क्या बन जाएगा, ऋणात्मक आवेशित। देखिए, है तो वो एक ही पदार्थ, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो इस तरफ तो अपने आप कमी होगी कि नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव प्लेट के पास रखा है, तो पॉजिटिव की प्लेट के पास वाला सिरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, क्योंकि भाई पूरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए तो यहाँ तो कमी हो गई, तो ये सिरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, हुआ है, दिख रहा है आपको। इसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, इसको हम क्या कहेंगे, EP, ठीक है ना। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, E0, जो मुख्य विद्युत क्षेत्र है जो प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो रहा है, ये, ठीक है। जब हमने पराविद्युत रखा है तो पराविद्युत के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है बच्चों, EP, पर उसकी दिशा क्या है, इस तरफ है, क्योंकि पराविद्युत की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो EP की दिशा जो पराविद्युत के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम EP कहेंगे। तो इसकी दिशा क्या है, E0 के विपरीत है। तो इसके अंदर, पराविद्युत के अंदर जो नेट, देखिए, एक E0 है इस दिशा में और EP है इस दिशा में। तो पराविद्युत के अंदर जो नेट, ये जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर पराविद्युत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। इसका मान जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना बड़ा विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ही ज्यादा पराविद्युत का ध्रुवण होगा। तो पराविद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा बच्चों, E बराबर रहेगा E0 माइनस EP, क्योंकि देखिए E0 तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, EP कम रहेगा, क्योंकि EP पराविद्युत के अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमेशा जो है किससे कम रहेगा, E0 से कम रहेगा। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
विद्युत धारिता। देखिए, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब Q जो है V के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आवेश ज्यादा देंगे तो विभव में वृद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि V बराबर क्या होता है 1/4πε0 K Q/R होता है। आवेश ज्यादा रहेगा तो विभव में वृद्धि भी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लेते हैं। इस C को हम क्या कहते हैं, C एक आनुपातिक नियतांक है। क्या है बच्चों, ये एक आनुपातिक नियतांक है। इसे क्या कहते हैं हम, चालक की धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं हम, धारिता कहते हैं, ठीक है ना। ये एक आनुपातिक नियतांक है। यदि हम तो C बराबर क्या होगा Q/V। इसे एक सूत्र दे दो आप, क्योंकि Q जो है विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, तो Q बराबर हम क्या लेंगे C × V। एक हम कांस्टेंट लेते हैं, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, यानी आनुपातिक नियतांक कहते हैं। ये आनुपातिक नियतांक क्या है बच्चों, C है। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। यदि हम V बराबर 1 वोल्ट लें तो C बराबर क्या हो जाएगा Q। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के मान के बराबर होती है, आंकिक रूप में उस आवेश के मान के बराबर होती है जो उसमें एकांक वोल्ट या 1 वोल्ट की वृद्धि करते। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। तो ये क्या है बच्चों, ये है विद्युत धारिता के लिए। तो सिंपली C बराबर क्या होता है Q/V। V क्या है वोल्ट, Q क्या है आवेश, C क्या है चालक की धारिता यानी धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। धारिता जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो आवेश को क्या कर पाएगा, रख पाएगा, होल्ड कर पाएगा। तो चालक की धारिता जो होती है उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना बड़ा चालक होगा उतनी उसकी धारिता अधिक होगी। तो आज हम इतना ही देख रहे हैं। SI मात्रक, CGS मात्रक, इनमें आपस में संबंध हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।